Hello students, class 9th. Again I am here for teaching you chapter 5 working of institutions पढ़ेंगे आज हम। तो हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, जो मेजर पॉलिसीज होती है, जो डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो आखिर कैसे लिए जाते हैं। एक गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेती है, क्या प्रोसीजर है गवर्नमेंट के डिसीजन लेने का। गवर्नमेंट जो ऑर्डर होता है जिसे हम शॉर्ट में जीओ बोलते हैं, ऑन अगस्त 13 1990 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया था 1990 में 13 अगस्त को। इट वाज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम कहलाता था। लाइक ऑल गवर्नमेंट, जैसे सभी गवर्नमेंट ऑर्डर करती थी, इट हैज ए नंबर्स एंड इज नोन बाय OMNO 36012/31/90 EST यानी SCT। डेटेड 13/8/1990 की डेट थी। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी जो थे एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस की अगर हम बात करें एंड पेंशन, साइन इस ऑर्डर में साइन किए उन्होंने। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, ये बहुत ही छोटा था, बियरली 1 पेज, मुश्किल से 1 पेज का था। इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर, ये एक ऑर्डिनरी सर्कुलर के जैसा था, जैसे सर्कुलर आता है गवर्नमेंट का, और नोटिस संदेश के जैसा, दैट यू मे हैव सीन इन द स्कूल, जैसा कि आपने स्कूल में देखा होगा सर्कुलर आता है, छोटा सा छुट्टी का सर्कुलर आता है या फीस से रिलेटेड आता है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सर्कुलर बोलते हैं। द गवर्नमेंट इश्यू 100 ऑफ द ऑर्डर, गवर्नमेंट क्या करते हैं, कई सारे ऑर्डर दिन में ऑर्डर इश्यू करते हैं एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर, अलग अलग मैटर्स पर गवर्नमेंट एक दिन में न जाने कितने ऑर्डर इश्यू करते हैं, जारी करते हैं, उनको खुद भी याद नहीं होता है। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ये था ऑर्डर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बिकम ए सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद का मैटर था, स्रोत था कई सालों से। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन, आइए देखते हैं ये डिसीजन कैसे लिया गया था एंड व्हाट हैपेंड लेटर, और उसके बाद क्या हुआ। दिस ऑर्डर वाज अनाउंस, जो ये ऑर्डर था ये कब अनाउंस हुआ था। दिस ऑर्डर वाज अनाउंस, मेजर पॉलिसी डिसीजन माना गया इसको। इट सेड दैट, ऐसा कहा गया कि 27% ऑफ वैकेंसी, 27% वैकेंसी जो होंगी सिविल पोस्ट सर्विस में होंगी अंडर द गवर्नमेंट के अंडर, रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो क्या है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। और हम सभी देखें इन अनदर नेम, इसका शॉर्ट नेम है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, जो हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे है, समाज में तो पीछे ही है, उनको समाज में स्टेटस नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी दिखाई देती है, और ऐसे एजुकेशन में भी वो पीछे हैं ये लोग। अनदर नेम है इसका हुज बिलोंग टू कास्ट, ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, डेट आर कंसिडर्ड, जो क्या किया जाता है उनको बैकवर्ड कंसिडर्ड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। द बेनिफिट ऑफ जॉब, जो इस बेनिफिट है जॉब का, रिजर्वेशन वाज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, वो क्या है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है अवेलेबल है। बेनिफिट जो दिया है जॉब रिजर्वेशन का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, क्योंकि इनकी एजुकेशन में भी ये बैकवर्ड है, सोशली ये बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली तो बैकवर्ड है ही है। नाउ ए थर्ड कैटेगरी जो हम कहें कॉल SBC में, सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली, सोशली एंड ना इकोनॉमिकली नहीं एजुकेशनली बैकवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड, उन्हीं लोगों के लिए जो क्या थे बैकवर्ड क्लास से थे, पिछड़े हुए वर्ग से थे और एलिजिबल थे, वो 27% उनको क्या थी जॉब में कोटा था, उनका सीट थी उनके लिए रिजर्व। अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दी जॉब, और इस 27% जो उनके लिए जॉब रिजर्वेशन था, इस पर अदर क्लासेज जो अदर ग्रुप था वो कंपटीशन नहीं कम्पीट नहीं कर सकता था, जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। यानी उन्हीं कम्युनिटी के जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, उन्हीं कम्युनिटी के लोग 27% जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। और जो डिसीजन मेकर हैं वो डिसाइड टू इश्यू दिस मेमोरेंडम,
कौन डिसाइड करता है कि ये मेमोरेंडम बनेगा करके? क्लियरली अगर हम देखते हैं कि जो ये इश्यू है डिसाइड कौन करता है मेमोरेंडम बनाने के लिए, क्लियरली सच बिग डिसीजन जो होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन। उस पर्सन के द्वारा या पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा डिसीजन नहीं लिए जाते हैं बड़े डिसीजन जो इस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है। ऑफिसर वाज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग, सुधार करते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं गिवन बाय द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनमें सुधार किए जाते हैं। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस जो है, पेंशन ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज ए पार्ट, जिसका डिपार्टमेंट एक पार्ट है, डिपार्टमेंट का जो एक पार्ट है। वी कैन गैस दैट, हम गैस कर सकते हैं सच ए मेजर डिसीजन जो है वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरी इन आवर कंट्री। यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा। लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देम। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, जैसा कि हम जानते हैं प्रेसिडेंट एक कंट्री का हेड होता है, हाईएस्ट फॉर्म अथॉरिटी होती है उसके अंडर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या है? गवर्नमेंट का हेड है। एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर, और क्या करता है? ऑल गवर्नमेंट पावर को एक्सरसाइज करता है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन, ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर वो क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट का और एक्चुअली एक्सरसाइज वो सारी गवर्नमेंट पावर का एक्चुअली एक्सरसाइज करता है, उसको लागू करता है। ही टेक्स, सारे डिसीजन ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर उसके द्वारा लिए जाते हैं, अकेले के द्वारा नहीं लिए जाते। मीन्स सभी कैबिनेट मिनिस्टरों की बैठक करके, मीटिंग्स करके, मतलब मेन जो है प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? सभी कैबिनेट की मीटिंग्स बुला के कोई मेजर डिसीजन को लेने का राइट्स रखता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट अगर हम देखें और प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट बनती है हमारे देश में वो प्रेसिडेंट के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा बनती है। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? मस्ट हैव सपोर्ट, इनमें सपोर्ट होता है, मेजोरिटी होती है अब लोकसभा मेंबर्स का। वी ऑल सो वेर ऑल दिस पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन, क्या सभी जो पीपल होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन डिसीजन में रिगार्डिंग द ऑफिसर मेमोरेंडम। लेट अस फाइंड आउट। द ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है वॉज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन होती है इवेंट्स की। कैसी लॉन्ग चेन होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हैड अपॉइंटेड, उसने क्या किया? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था, दूसरा बैकवर्ड क्लास आयोग, बैकवर्ड क्लास के लिए एक आयोग बनाया था, कमिटी बनाई थी 1979 में। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, जो बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। हैंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड मंडल कमीशन, मंडल बीपी मंडल के द्वारा एक बनाया गया था तो इसीलिए इसको मंडल कमीशन, मंडल आयोग कहा जाता है। इट वाज आस्क्ड, इससे ये कहा गया था कि टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया निश्चित करे टू आइडेंटिफाई द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं भारत में, और उनको क्या रिकमेंड किया जाए, क्या स्टेप अपनाए जाने चाहिए उनके एडवांसमेंट के लिए। ये रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था कि किस तरीके से हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं और कैसे हम उनके लिए एक बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन, क्या क्या स्टेप्स अपनाए जाए उनके एडवांसमेंट के लिए। तो कमीशन गेव इट रिपोर्ट। इस तरह 79 में जो कमीशन बना था 80 में उसने अपनी एक रिपोर्ट दी एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन, और इसमें कई सारे सुधार करने के लिए कहा गया। रिकमेंडेशन, कई सारी सिफारिशें की गई इस आयोग के द्वारा। वन ऑफ दिस वाज दैट, एक जो थी 27% गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्व सीट रखना उन लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो सोसाइटी में इनको इक्वलिटी नहीं है, इनको फ्रीडम नहीं है, कास्टिज्म को देखा जा रहा है, तो इनको इस कम्युनिटी को जो रिच पर्सन्स के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है उसको दूर करने के लिए 27% सीट जॉब के लिए इन्हें रिजर्वेशन रखा गया। इसमें अदर कम्युनिटी ग्रुप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन जो थी पार्लियामेंट में डिस्कस की गई कई सालों तक। मैनी पार्लियामेंटेशन जो थे और पार्टीज थी केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन, सुधार करने के लिए कहा गया कमीशन की। इस तरह की सिफारिशें जो थी इसमें जो
आयोग ने अपनी सिफारिशें रखी थी उसमें सुधार करने के लिए कहा गया सालों तक। देन केम टू लोकसभा इलेक्शन, और तब लोकसभा के इलेक्शन आए 1989 में। इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में जनता दल ने यह वादा किया, इफ वोटेड टू पावर, दैट इफ वोट, अगर वो पावर में आती है, गवर्नमेंट बनाती, इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वो इम्प्लीमेंट सुधार करेंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट, और इसी तरह जनता दल ने गवर्नमेंट बनाई। आफ्टर द इलेक्शन के बाद, और जैसे ही जनता दल ने गवर्नमेंट बनाई, आफ्टर द इलेक्शन द लीडर वीपी सिंह जो थे बिकेम प्राइम मिनिस्टर बने, और इन्होंने कई विकास डेवलपमेंट किए टुक प्लेस आफ्टर दैट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, अनाउंस और इंटेंशन, अपना इरादा बताते हैं गवर्नमेंट का टू इम्प्लीमेंट, उन्होंने क्या किया है कि रिकमेंडेशन, सिफारिश की है और सुधार किया है मंडल कमीशंस को। क्योंकि जैसे ही वीपी सिंह ने आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर काफ़ी डेवलपमेंट किया इस दिशा में, क्योंकि उन्होंने वादा भी किया था अपने मैनिफेस्टो में कि अगर उनकी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो मंडल कमीशन को नए सिरे से रिकमेंड किया जाएगा। ऑन 6 अगस्त 1990 को द यूनियन कैबिनेट जो थी टू के फॉर्मल डिसीजन लिया गया टू इम्प्लीमेंट, ये रिकमेंडेशन, इस सिफारिश को सुधार करने के लिए एक डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट डे को प्राइम मिनिस्टर जो वीपी सिंह थे इन्फॉर्म द पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया अबाउट दिस डिसीजन, इस डिसीजन के बारे में दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के माध्यम से जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसों को संबोधन किया। डिसीजन जो था कैबिनेट का वह सेंट टू डिपार्टमेंट में भेजा गया। पर्सनल एंड ट्रेनिंग में सीनियर ऑफिसर जो थे इस डिपार्टमेंट के ड्राफ्टेड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया इन लाइन विद इन द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल, और मिनिस्टर का अप्रूवल लिया। एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर, ऑफिसर ने क्या किया, ऑर्डर में साइन किया ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में। एंड दिस वाज हाउ OM नंबर 36012/31/90 वाज बॉर्न। ये ऑफिस मेमोरेंडम होता है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें फाइनली एक लॉ बन गया 13 अगस्त 1990 को। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक दिस वाज द मोस्ट हॉस्टली डिबेट इशू बन गया, देश में एक विवाद का मुद्दा बन गया, डिबेट हुआ, डिस्कशन चला इसमें। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में फुल ऑफ डिफरेंट व्यू और ओपिनियन थे इस मुद्दे पर, समाचारों में, टीवी चैनल्सों में इस पर अनेक मुद्दे छाए रहे, अनेक ओपिनियन आए। इट लेड टू वाइड स्प्रेड, और ऐसा भी हुआ कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट, विरोध हुआ, काउंटर प्रोटेस्ट हुए, एंड सम ऑफ विच वर वायलेंट, और इसमें से बहुत सारे तो हिंसाएं भी हुई इसमें। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली, लोगों ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस लॉ पर, बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्ट थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर 27% सीटें हम SC जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको हम रिजर्व करते हैं, तो इससे क्या होगा, अदर कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी जॉब को खो देंगे, क्योंकि उनके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसलिए क्या हुआ, देश भर में इसका एक जमकर विरोध हुआ, स्ट्राइक्स हुई, डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, वायलेंस, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, हिंसाएं हुई। अलग अलग तरीक़ों से अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में इस पर अपने अपने विचार रखे गए। सम फेल्ट, कुछों ने ये महसूस किया, जो एग्जिस्टेंस है, जो इनइक्वलिटी, समाज में असमानता को दूर करने के लिए तो ऐसा किया गया था। अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट के जो एग्जिस्टेंस है, इनइक्वलिटी है समाज में, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं इंडिया में, नेसेसिटी जॉब रिजर्वेशन, दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दिस वुड गिव ए फेयर अपॉर्चुनिटी, ये क्या देगा, एक फेयर अपॉर्चुनिटी देगा उन समुदाय को हु सो फार हैड एंड एडुकेटली बीन रिप्रेजेंट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, उनसे बदले, क्योंकि उनके लिए भी क्या होगा, सीटें होंगी तो इक्वलिटी आएगी समाज में, रिप्रेजेंट करेंगे वो भी अब अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, ये समझा गया। अदर फेल्ट, अदर ने ये महसूस किया, दिस वाज अनफेयर, ये टोटली अनफेयर था, फेयर नहीं था, ये जायज़ नहीं था। एज इट वुड डिनाई, ये क्या करेगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को क्या करता है, ये
डिनाई करता है, क्योंकि अगर जब किसी स्पेशल कम्युनिटी को हम कुछ रिजर्वेशन सीट्स दे देते हैं तो इक्वलिटी कहाँ रही, फिर तो इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी इन जॉब, क्योंकि कुछ स्पेशल सीटें हैं, कुछ सीटों के लिए कुछ जॉब में सीटें रिजर्व कर दी गई हैं दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटी, और उनके लिए इक्वलिटी नहीं है, बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। दे वुड बी डिनाई जॉब, और उनको जॉब से डिनाई किया जाएगा, इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, अगर वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं तो लोअर कास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, उनका ज़्यादा इनरोलमेंट होगा जॉब के लिए। दे वुड बी डिनाई जॉब इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। सम फेल्ट, कुछ लोगों ने ये महसूस किया दैट दिस वुड परपिट्यूट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल, लोगों में कास्ट की फीलिंग्स आएगी, एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी पर भी इसमें हैम्पर होगा, भय रहेगा। इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट, इस चैप्टर में हम ये डिस्कशन तो नहीं करेंगे कि ये डिसीजन सही था या गलत था। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, हम ये एग्जाम्पल केवल ये समझने के लिए कर रहे हैं कि जो मेजर डिसीजन है आर टेकन, वो लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। हु रिजॉल्व, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है तो कौन इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है? आप जानते हैं द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही दो ऐसे जुडिशियल में आते हैं जो क्या कर सकते हैं, कोई भी डिस्प्यूट है उस पर क्या करता है, अपना जजमेंट देता है। सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग, गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट ही डिसीजन देता है। सम पर्सनल एंड एसोसिएशन जो हो रहे अपोज टू दिस ऑर्डर, उन्होंने इस ऑर्डर का अपोज किया था। और फील्ड ए नंबर ऑफ केस, कोर्टों में कई सारे केस डाले गए, पिटिशन डाली गई। दे अपील्ड, उन्होंने कोर्ट से अपील किया कि टू डिक्लेयर द ऑर्डर, इस ऑर्डर को इनवैलिड घोषित किया जाए, एंड स्टॉप द इम्प्लीमेंटेशन, जो सुधार है उसको फौरन रोका जाए, क्योंकि ये इक्वलिटी को क्या करता है, छीनता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बंच किया ऑल दिस केसेस टुगेदर, सभी मिल बेंच की जो सभी कोर्ट जज थे उन्होंने बैठ के इस पर विचार किया। दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा सानवे, क्यों कहा गया इसको, अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस। 11 जज, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 1992 में ये डिक्लेयर किया कि जो ऑर्डर था गवर्नमेंट का वो वैलिड था, इनवैलिड नहीं था। जैसे कि लोगों ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया, सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इसको मॉडिफाई करने के लिए कहा ओरिजिनल ऑर्डर्स को। इट सेड वेल टू डू पर्सन, और इट सेड वेल टू डू पर्सन्स के लिए अमंग बैकवर्ड क्लास के जो थे शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट। तो ये कहा गया सेड दैट कि जो वेल टू डू पर्सन्स हैं, जो रिच पर्सन हैं, उनको क्या किया गया, बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब बैकवर्ड क्लास की जो वेल टू डू पर्सन है, मतलब रिच पर्सन है बैकवर्ड क्लास के, उनको इस बेनिफिट से बाहर कर दिया, रिजर्वेशन से। अकॉर्डिंगली देखते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड जो है अनदर ऑफिस मेमोरेंडम जो है ऑन सितंबर 8, 1993 की अगर हम बात करें, डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड, वो डिस्प्यूट खत्म हो गया, एंड पॉलिसी हैज बीन फॉलोड, और वो पॉलिसी पूरे देश भर में लागू हो गई फाइनली। जो नीड्स थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अब सीटें तो दी गई 27% सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड को, लेकिन उनको नहीं दी गई है उसमें भी उसी कम्युनिटी के लोगों को जो क्या है, रिच पर्सन है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होते हुए भी रिच होते हैं बहुत सारे उन्हीं कम्युनिटी में। तो जो रिच लोग हैं उनको क्रीमी लेयर बोला जाता है, यानी कि वो इस रिजर्वेशन से बाहर होते हैं। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, वी हैव सीन वन एग्जाम्पल हाउ द गवर्नमेंट वर्क, हमने ये देखा इस एग्जाम्पल से कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज जो हैं, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू सिटीजन, जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स को सिक्योरिटी देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार है। एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, और एजुकेशन हेल्थ की फैसिलिटी तो देती है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में हमें राइट टू फूड आता है, राइट टू फूड के साथ हमें राइट टू वाटर आता है, राइट टू हेल्थ आता है, राइट टू एजुकेशन आता है, राइट टू जॉब भी आता है। इट कलेक्ट टैक्स, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट।
जहाँ एक और गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हमारे लिए एजुकेशन और हेल्थ की, तो एजुकेशन और हेल्थ में जो इतना पैसा वेस्ट करती है गवर्नमेंट, इन्वेस्ट करती है, पब्लिक फैसिलिटी देती है, वो पैसा कहाँ से लाती है? इट कलेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है और इसी पैसे को वो इस एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, डिफेंस में और डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाती है, विकास के कामों में लगाती है। जैसे कहीं पर रेलवे ट्रैक्स बना रही है, या कहीं पर रोड बना रही है, कहीं एयरपोर्ट्स बना रही है, या कहीं पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रही है लोगों को जॉब देने के लिए। इट फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम। ये क्या करती है? कई सारे वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन। कुछ पर्सन को क्या कहते हैं? डिसीजन लिया जाता है ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज को कैसे करना है। अदर हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन इफ डिस्प्यूट अराइज। अगर जो भी डिसीजन इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन डिसीजनों पर, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन सुधार किया जाता है। देयर शुड बी सम वन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही और क्या गलत है, ये इसलिए भी जरूरी है। एवरीवन शुड नो, ये पता होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐसा करने के लिए। इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डीज एक्टिविटी टू कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इज इन की पोजिशन चेंजेस। सो टू अटेंड ऑल दिस टास्क को अगर हम अटेंड करें, सेवरल अरेंजमेंट किए गए आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी में। सच अरेंजमेंट जो थे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। ए डेमोक्रेसी जो है वर्क वेल, अच्छी तरह से काम करती है व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन, जब सही तरह से फंक्शंस करते हैं, असाइन टू देम, लागू करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन बेसिक रूल्स, इस बेसिक रूल्स को ले डाउन करता है। एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, जो देखते हैं हम इन द एग्जाम्पल भी सो सेवरल सच इंस्टीट्यूशन वर्क। जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो कैबिनेट होती है इंस्टीट्यूशन की, वो क्या करती है? सभी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यानी कि देश के लिए जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बनते हैं पुअर सेक्शन के लिए या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरा, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वर्किंग टुगेदर, वो भी एक साथ काम करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेप्स लेने के लिए जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जो मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो भी लॉज लागू किए जाते हैं, उसके लिए मिनिस्टर भी, सिविल सर्वेंट भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज ए इंस्टीट्यूशन। तीसरा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वह डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, जो क्या करता है? सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट को सुलझाता है। कभी स्टेट और स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है, कभी गवर्नमेंट और सिटीजनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। फाइनली सेटल। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन जो एग्जाम्पल में, और उनका रोल क्या हो सकता है? वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन कह रहा है। अगर हम इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, इज नॉट ईजी, आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ करते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर। इससे क्या होता है? जो लीडर होते हैं उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, वो पावरफुल नहीं हो सकते बहुत ज़्यादा। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मीटिंग करते हैं, कमिटी एंड रूटीन्स करते हैं। दिस ऑफन लेट्स टू डिले। इससे क्या हो जाता है? ऑफन डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन, इसी कारण से जो डीलिंग है इंस्टीट्यूशन की कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग होता है काफ़ी। वन माइट फील दैट दिस इज मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन। और ये फील किया जाता है कि दैट इज मच बेटर, ये काफ़ी अच्छा हो कि वन पर्सन जो है टेक ऑल द डिसीजन। क्या एक पर्सन पूरा डिसीजन ले सकता है बिना किसी रूल के, बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी मीटिंग्स के, बिना सभा किए, बिना किसी नियमों के? क्या एक पर्सन डिसीजन ले सकता है? दैट इज नॉट अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ये क्या रूल नहीं है। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है वो सभी कैबिनेट के द्वारा मिलके लिए जाते हैं। इवन अपोजिशन पार्टी को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। बट दिस इज नॉट ए स्पिरिट एंड सम ऑफ डिलेज। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जब सभी लोगों के द्वारा में डिसीजन लिया जाता है, इसमें क्या होता है? डिसीजन लेने में डिले हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इसमें इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशन। जो कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं या जो लेट हो जाते हैं डिसीजन लेने में, वो इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़रूरी है
दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल, ये क्या करते हैं, एक बड़े वर्ग के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू बी कंसर्न इन एनी डिसीजन। इंस्टीट्यूशन मेक इट, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या बनाता है, मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन। बहुत डिफिकल्ट होता है एक गुड डिसीजन लेना, टेकन वेरी क्विकली, जल्दी और अच्छा डिसीजन लेना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ गुड एंड क्विक डिसीजन, बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वलिटी। लेकिन क्या होता है, एक इक्वलिटी आती है, डिफिकल्ट टू रश दो अ बैड डिसीजन। बैड डिसीजन से ओके हमें रश करना पड़ता है। दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन में इंसिस्ट करते हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट को देखें कि पार्लियामेंट जो है, ऑफिस मेमोरेंडम में हमने देखा था, डू यू रिमेंबर पार्लियामेंट का जो रोल था इसमें, परहैप्स नॉट सिंस द डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, हालांकि जो डिसीजन है पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया। यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल, बट लेट अस गो बैक टू स्टोरी टू सी वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट और नॉट, पार्लियामेंट इसमें इंटरफियर करती है या नहीं करती है। लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वर डिस्कस, कहाँ डिस्कस की गई थी, पार्लियामेंट में। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको डिस्कस किया गया, उसको फाइनलाइज करने के लिए डिस्कशन चला। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन, और जो प्रेसिडेंट है, जो कि प्रेसिडेंट भी क्या है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और फिर प्रेसिडेंट के पास जाना, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मेड अ डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली नहीं होती पार्लियामेंट में, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड सेव द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन चलते हैं और इस रिपोर्ट पर, वो क्या करती है, एक प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंस करती है, आकार देती है जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। पार्लियामेंट क्या करती है, उसको एक सेफ देती है, वो डिस्कशन होता है वहाँ पर इस मैटर्स पर। दे वर्ड प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालती थी, अपोजिशन पार्टी भी बैठती है वहाँ पर, टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उस पर क्या किया गया, एक्ट किया गया, प्रेशर डाला सरकार पर। इफ द पार्लियामेंट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ डिसीजन, क्या होता है यदि पार्लियामेंट इस मंडल कमीशन के फेवर में नहीं थी, जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था, जो कमेटी बनी थी, जो इसमें डिस्कशन चला था, उस पर अगर पार्लियामेंट फेवर नहीं करती तो क्या होता है, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड, गवर्नमेंट उससे आगे नहीं बढ़ पाती। कैन यू गैस वाई, क्या तुम गैस कर सकते हो ऐसा क्यों। रिकॉल व्हाट यू रेड अबाउट द पार्लियामेंट, आपने पार्लियामेंट के बारे में अर्लियर क्लासेस में जो पढ़ा है, ट्राई टू इमेजिन की व्हाट द पार्लियामेंट्री कुड हैव डन, पार्लियामेंट क्या करती यदि इट डिड नॉट अप्रूव, अगर कैबिनेट की डिस्कशन में अप्रूव नहीं होता। सपोज करो ये मंडल की रिकमेंडेशन थी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए फेवर में, जिसमें 27% जॉब इनके लिए रिजर्व थी, तब क्या होता। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, अगर हम बात करें कि हमें आखिर पार्लियामेंट क्यों चाहिए, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई हमें पार्लियामेंट की। इन ऑल डेमोक्रेसी में एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो असेंबली होती है, जो सभा होती है चुने हुए प्रतिनिधियों की, एक्साइज, वो क्या करते हैं, एक सुप्रीम पावर रखते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी रखते हैं, अधिकार रखते हैं, बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के संदर्भ में। मतलब उनको डिसीजन, कोई भी मैटर पर डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया है। इन इंडिया में सच ए नेशनल असेंबली जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो चुनी हुई प्रतिनिधि नेशनल असेंबली है, उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। एट द स्टेट लेवल, अगर हम स्टेट लेवल में देखें, जहाँ नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हमारे पास देश में पार्लियामेंट है कानून बनाने के लिए, कानून पर डिस्कशन करने के लिए, वहीं इंडिया जो है यूनियन है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वहाँ पर भी हर स्टेट में क्या है, एक लेजिस्लेटर है, एक विधानमंडल है। उस विधानमंडल में या तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्री, और अलग अलग कंट्रीज में इन लेजिस्लेटर के नाम अलग अलग है। हमारे यहाँ इसको विधानमंडल बोलते हैं, वो हर स्टेट में होती है। जैसे पार्लियामेंट 2 हाउस से मिलकर बनी होती है,
लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है। ऐसे ही स्टेट में, हर स्टेट में लेजिस्लेटर होती है, वो भी 3 लोगों से मिलकर 3 चीज़ों से बनती है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस लेजिस्लेटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, लेकिन हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। 2 हाउस जरूर हो, ना भी हो चलेगा, लेकिन 1 हाउस के बेस पर भी लेजिस्लेटर बन सकती है। लेकिन जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, अभी इंडिया में 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ 2 हाउस हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। जैसे आपका यूपी है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इन जगहों पर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। और जिन स्टेटों में काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं है, वहाँ भी वो भी लेजिस्लेटर बन सकती है। द नेम में वेरी, इसका जो नाम है वो अलग अलग है हर कंट्री में। बस सच एन असेंबली जो है सभा एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल इन मैनी वे। कई तरीके से ये अथॉरिटी रखती है पीपल्स के लिए। अब देखें कि जो पार्लियामेंट है फाइनल अथॉरिटी मानी जाती है। पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है देश के लिए, याद रखना। द पार्लियामेंट मेक द लॉ इन एनी कंट्री। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग, जो लॉ मेकिंग बनाने का टास्क है और लेजिस्लेटर इज सो क्रूशियल, जो इतना क्रूशियल है दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेटर। ये जो सभाएं हैं ये लेजिस्लेटर कहलाती हैं, इनको विधान मंडल बोला जाता है। जो असेंबलीज होती हैं स्टेट में, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ। जो पार्लियामेंट होती है पूरे वर्ल्ड के लिए जो लॉ बनाती है, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ को एबोलिश कर सकती है, वो न्यू लॉ बना सकती है, न्यू वन उसके स्थान पर, और पुराने वालों को वो एबोलिश कर सकती है, उस पर निषेध रोक लगा सकती है। पार्लियामेंट जो होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज करती है, कुछ कंट्रोल करती है पावर्स को। एंड दोज हु रन द गवर्नमेंट इन सम कंट्रीज में, जैसे इंडिया है, दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट। ये जो कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का वो डायरेक्ट होता है और फुली होता है। दोज हु रन द गवर्नमेंट, वो लोग जो सरकार बनाते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय द सपोर्ट। जब तक उन्हें पार्लियामेंट का सपोर्ट है तब तक वो डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड वन, पार्लियामेंट कंट्रोल करती है जो मनी है, गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है उस मनी पर कंट्रोल करती है। इन मोस्ट कंट्रीज में एनी द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट फंक्शन। बहुत सारे देशों में ये नियम है कि जो पब्लिक पर पैसा स्पेंड किया जाता है वो तभी स्पेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा जब पार्लियामेंट उस पर क्या कर सकती है, सेंशन करती है। यानी पार्लियामेंट जब उसको सेंशन करती है, वहाँ से जारी करती है उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, तभी गवर्नमेंट उसको कर सकती है, लोगों के लिए पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। फोर्थली क्या है कि जो पार्लियामेंट है हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन माना जाता है एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यू, और डिबेट की जाती है पब्लिक इश्यूज पर, और नेशनल पॉलिसीज होती हैं इन एनी कंट्री में। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन कर सकता है किसी भी मैटर पर। पार्लियामेंट कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन ऑन एनी मैटर्स। 2 हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट में, अगर हम देखें, सिंस द पार्लियामेंट जो है प्ले ए सेंट्रल रोल निभाती है। पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा मेजर रोल निभाती है जहाँ लॉज बनाए जाते हैं, जहाँ जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम के लिए जो मनी स्पेंड किया जाता है उस पर क्या होता है, पार्लियामेंट सेंशन करता है और उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है। पार्लियामेंट प्ले सेंट्रल रोल है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। मोस्ट लार्ज कंट्री जो होते हैं, बड़े बड़े देश, डिवाइड द रोल, वो अपने रोल डिवाइड करते हैं, और पावर जो होती है पार्लियामेंट की 2 पार्ट में डिवाइड होती है। दे आर कॉल्ड चैम्बर, उसको या चैम्बर या हाउस बोलते हैं। 1 हाउस इज यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, एक हाउस में डायरेक्टली पीपल के द्वारा लोग इलेक्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के लिए डायरेक्टली पीपल इलेक्ट होते हैं जिसको MP बोलते हैं, और जो दूसरा हाउस है उसमें लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं हमारे द्वारा, उनके द्वारा उनमें से जो इलेक्शन में जो अपने में से जो चुनाव करके जाते हैं वो राज्यसभा के लिए जाते हैं। परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस करते हैं। द मोस्ट कॉमन जो वर्क है
फॉर द सेकेंड हाउस के लिए टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट। जो वेरियस स्टेट होते हैं उन स्टेटों में से भी इंटरेस्ट देखा जाता है। रीजन्स और फेडरल यूनिट्स जो होती हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो पार्लियामेंट है 2 हाउस की बनी होती है, और जो 2 हाउस आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। जो 2 हाउस हैं, जो राज्यसभा है उसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और जो हाउस ऑफ पीपल है उसे लोकसभा बोलते हैं। यानी लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। और प्रेसिडेंट भी आजकल इसका एक पार्ट हो गया है, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी रूल जो है लॉ नहीं बनता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है पार्लियामेंट का एक पार्ट है, ऑल्दो सी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। हालांकि वो लोकसभा के किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। डेट इज वाई, इसी कारण ऑल लॉवल, जो सभी कानून हैं जो उस हाउस में बनाए जाते हैं, कम इनटू फोर्स, वो कब लागू होते हैं? आफ्टर रिसीव, जब प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल दे देता है एसन। और प्रेसिडेंट यहाँ देखा जाता है कि अप्रूवल दे ही देता है, क्योंकि उसके बाद ये पावर नहीं, 1-2 बार ये पावर है कि उसको लौटा सकता है। लेकिन जब दोबारा उसके पास वो कानून बनने के लिए आता है तो तब उसे साइन करने पड़ते हैं, यानी प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट रजामंदी देनी पड़ती है। यू हैव रेड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लास में। फ्रॉम द चैप्टर 4 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं देश में। लेट अस रिकॉल, अगर हम रिकॉल करें, दोहराएं, की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज हाउस। इन 2 हाउसेस का अगर हम कंपोजिशन देखें पार्लियामेंट में, आंसर फॉलोइंग करें लोकसभा और राज्यसभा में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कह रहा है, हमने बोला था 543 हैं। इसमें जो मेंबर हैं कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर को। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टर्म, जो इसकी 5 ईयर्स टर्म होती है। क्वेश्चन यह आता है कि इन दोनों हाउस में से जो लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? इट माइट अपीयर दैट, ऐसा देखा जाता है अगर राज्यसभा अपर हाउस कहें तो राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है फॉर सम टाइम। इट इज़ कॉल्ड, क्योंकि इसको अपर चैम्बर बोलते हैं। लेकिन नहीं, जो लोकसभा द लोअर चैम्बर, बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो राज्यसभा इज मोर पावरफुल, राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है दैन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल, ये एक पुराना स्टाइल है कहने का, नॉट द लैंग्वेज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर को, कुछ स्टेट से रिलेटेड कानून बनाने की कुछ पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऑन मोस्ट मैटर्स पर, पूरे देश के लिए बहुत सारे मैटर्स पर लोकसभा क्या करती है? सुप्रीम पावर रखती है। क्योंकि लोकसभा अगर कोई भी डिसीजन ले रही है वो राज्यसभा 14 डेज तक अपने पास रख सकती है, और उसके बाद 14 डेज तक उसने नहीं लौटाया उसको तो वो सैंक्शन माना जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। एनी ऑर्डिनरी जो होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम देखते हैं लोकसभा सुप्रीम पावर रखती है, आइए देखते हैं कैसे। एनी ऑर्डिनरी लॉ, कोई भी जो कॉमन लॉ है उसको बोथ हाउस में पास होना चाहिए, लोकसभा में भी वो लॉ पास होना चाहिए, राज्यसभा में। बट यदि कोई डिफरेंस है 2 हाउस में, यानी कि लोकसभा ने जो लॉ बनाया है उसमें राज्यसभा शायद थोड़ा सा एग्री नहीं है, डिसएग्री है, तो इस मैटर पर जो फाइनल डिसीजन होता है ज्वाइंट सेशन में लिया जाता है, इन विच मेंबर, जिसमें दोनों हाउस के मेंबर साथ बैठते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू बी प्रिवेल। और जब दोनों मीटिंग बैठती है, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं तो ज़्यादा मेजोरिटी जो होती है उस लॉ के फेवर में दिखाई देती है, इसलिए राज्यसभा को भी उसे पास करना पड़ता है। राज्यसभा केवल 14 डे तक उसे अपने पास रखती है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर, और जो लोकसभा है जो एक्सरसाइज मोर पावर, ज़्यादा पावर करता है मनी मैटर्स पर, जो मनी बिल होता है उस पर ज़्यादा पावरफुल है। वंस द लोकसभा पास द बजट, एक बार जब लोकसभा बजट पास करता है गवर्नमेंट में, एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, कोई भी मनी रिलेटेड जो लॉ है राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, राज्यसभा रिजेक्ट ही नहीं कर सकती मनी रिलेटेड बिल को, लॉ को। द राज्यसभा केवल उसे 14 डे तक डिले कर सकती है। लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट, और अगर राज्यसभा ने उसे दोबारा रिटर्न कर दिया है उस लॉ में चेंज के लिए, तो लोकसभा चाहे तो उसे चेंज कर सकती है, या चाहे तो उस लॉ में चेंज नहीं भी कर सकती। यानी राज्यसभा के पास यह पावर नहीं है कि वो लोकसभा को विवश करे, कंपेल करे कि उसे उस रूल में या उस लॉ में चेंज करना ही है। राज्यसभा ओनली
Rajya Sabha can only delay this law only for the 14 days, and within these 14 days, if the Rajya Sabha return this law to Lok Sabha for improving, it is depend on the Lok Sabha whether it may change or not. मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो लोकसभा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल करते हैं ओनली ए पर्सन, केवल वो पर्सन हु इंजॉय द मेजोरिटी, लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की, वो क्या करती है, अपनी पार्टी में से एक लीडर अपॉइंट करती है लोकसभा के लिए। लोकसभा क्या कर, लोकसभा में जो मेजोरिटी है वो अपना एक लीडर अपॉइंट करती है और वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन इफ़ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से देयर हैव नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव है, अगर जिसमें मेजोरिटी है पॉलिटिकल पार्टी की, जो लीडर चुन रही है अपना, अगर कुछ जो उसमें से कुछ मेंबरों ने अगर नो कॉन्फिडेंस दिखा दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति, तो ऑल मिनिस्टर्स, अविश्वास प्रस्ताव लग गया, तो सभी मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के साथ चुप रहना पड़ता है। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी लोकसभा क्या हो जाए, अगर नो कॉन्फिडेंस, अगर किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस अगर चार्ज लग गया तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन देना पड़ता है, ऐसा भी देखा गया। लेकिन राज्यसभा के बाद इस तरह की कोई पावर हम नहीं देखते हैं, सच पावर इज नॉट सीन इन राज्यसभा। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।